बच्चों अब तक हम परम्यूटेशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और हम सीख चुके हैं कि परम्यूटेशन का मतलब अरेंजमेंट होता है। अब बच्चों नया टॉपिक कॉम्बिनेशन शुरू करते हैं। बच्चों कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन होता है। बच्चों सिलेक्शन और अरेंजमेंट में बस थोड़ा सा ही फर्क है। सिलेक्शन में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या थिंग्स होती हैं उनका ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता और अरेंजमेंट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। तो बच्चों कॉम्बिनेशन क्या है थोड़ा समझ लेते हैं। ईच ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स और सिलेक्शंस विच कैन बी मेड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ अ नंबर of given things or objects at a time is called a combination। और इंपॉर्टेंट बात भी, इन कॉम्बिनेशन ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ऑफ थिंग्स इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। तो ऑर्डर इसमें इंपॉर्टेंट नहीं होता। किसी भी ऑब्जेक्ट को पहले रखो बाद में रखो उससे कोई लेना देना नहीं होता। यहां सिलेक्शन की बात है, मतलब ग्रुप में आपने कौन कौन रखे हैं ये सिर्फ आपको देखना है, उनको कहां रखा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बच्चों आइए समझते हैं और थोड़ा डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है। देखिएगा बच्चों, जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 लेटर्स हैं ए और बी। ए और बी, चलो 3 ले लेते हैं, 2 थोड़े कम हो गए, 3 ले लेते हैं। 3 लेटर्स हैं ए बी और सी। अब यदि आपको कहा जाए कि इनमें से आपको कोई 2 लेटर्स सिलेक्ट करने हैं, कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन ही है, या 2 लेटर्स का कॉम्बिनेशन आपको बनाना है, तो आप क्या क्या ले सकते हैं भी। मैं एक ले सकता हूं ए और बी, या तो मैं ले सकता हूं ए और सी, या तो मैं ले सकता हूं बी और सी। तो कितने कॉम्बिनेशन बने बच्चों? 3 कॉम्बिनेशन बने। अब यदि मैं इनके अरेंजमेंट की बात करता तो क्या क्या कहता? फिर मैं कहता कि ए बी है बिल्कुल सही है, ए सी है बिल्कुल सही है, बी सी है बिल्कुल सही है। अब जब मैं अरेंजमेंट की बात करता बच्चों तो इनका ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट होता। जैसे यहां ए पहले लिखा है बी बाद में लिखा है, इसके एक अरेंजमेंट क्या हो सकता था? बी पहले और ए बाद में। ऐसे ही सी ए और सी बी, ऐसे बच्चों बनता। तो बेसिकली परम्यूटेशन में मतलब कि अरेंजमेंट में जो एलिमेंट्स आपने लिए हैं, ऑब्जेक्ट लिए हैं, उनको आपस में अरेंज भी करना होता है। और कॉम्बिनेशन में मतलब कि सिलेक्शन में खाली एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना है, उनको अरेंज नहीं करना होता बच्चों। जैसे देखिएगा एक छोटा एग्जांपल और करता हूं। माने मेरे पास 4 लेटर्स हैं ए बी सी और डी, इनमें से मुझे 3 सिलेक्ट करने हैं। तो क्या क्या होता अभी? ए बी सी डी, या सी डी ए, या डी ए बी। ये बच्चों 4 कॉम्बिनेशन टोटल बनते। अब यदि मैं इनके अरेंजमेंट की बात करता तो क्या होना था? तो उसमें क्या होता बच्चों, जैसे आपने एक ए बी सी लिखा है, इसी को आपस में ए बी सी को अरेंज भी करते। आप अरेंज कैसे कैसे होता अभी? इसको ए सी बी भी लिख सकते थे, इसको बी ए सी भी लिखते, इसको बी सी ए भी लिखते, इसको सी ए बी भी लिखते, और इसको सी बी ए भी लिखते। ऐसे जो मेरा बी सी डी था उसको भी आप ऐसे ही अरेंज करते। तो इसमें देखो क्या क्या आ जाता, बी डी सी आ जाता, इसमें सी बी डी आ जाता, इसमें सी डी बी आ जाता, और इसमें डी बी सी और डी सी बी, ऐसे बच्चों आ जाता। तो आप समझ पा रहे हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। परम्यूटेशन में जो आपने 3 लेटर्स लिए हैं उनको आपस में अरेंज भी करना पड़ेगा, कौन पहले कौन बाद में, सारे अरेंजमेंट आपको लेने पड़ेंगे। लेकिन कॉम्बिनेशन में सिर्फ आपको यह देखना है कि कौन कौन से लेटर आपने लिए हैं, उनको आपस में अरेंज नहीं करना है। तो भाई ये तो बड़ी आसान सी बात समझ में मुझे अब आ गई है कि यदि मुझे परम्यूटेशन पता है तो मैं कॉम्बिनेशन बहुत आराम से निकाल सकता हूं। देखिएगा कैसे, ये वाला आप समझिए। जैसे आपने कहा कि आपके पास कितने भी 3 लेटर्स हैं, उनमें से 2 आपको लेने हैं, या पहले उनको अरेंज करते हैं। 3 में से 2 को अरेंज करना है, तो उसको मैं कैसे लिखा करता था? 3p2। तो ये 3p2 हो गया। 3p2 का वैल्यू यही आएगा जो भी लिखा होगा।
अब यदि मुझे इसका वैल्यू देखना हो, ये वैल्यू कैसे आया, तो भाई इस वाले में इनको अरेंज किया है, इस वाले में अरेंज नहीं किया है। अब जैसे देखो ए और बी हैं, दो लेटर्स हैं बेसिकली, तो दो लेटर्स को अरेंज करने के तरीके कितने होते हैं, 2 फैक्टोरियल होते हैं। तो यदि मैं इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूं तो अरेंजमेंट हट जाएंगे, तो फिर क्या आ जाएगा, कॉम्बिनेशन आ जाएगा। तो मैं इसे क्या लिख दूंगा, 3p2/2 फैक्टोरियल, 3p2/2 फैक्टोरियल। तो इससे क्या आ जाएगा, कॉम्बिनेशन आ जाएगा बच्चों। ऐसे ही दूसरे वाले में आप समझो, यहां इस वाले में हमारे पास टोटल 4 थे, उनमें से कितने आपने लिए, 3। तो यदि मैं उनका अरेंजमेंट निकालना होता तो मैं क्या लिखता, 4p3, क्या लिखता भैया, 4p3 लिखता। लेकिन अब मैं बात जब सिलेक्शन की करता हूं तो क्या कहूंगा, भाई अरेंज तो मुझे करना है नहीं। जैसे यहां जो ए बी सी है इसको खाली ऐसे ही लिख देना है, अरेंज नहीं करना। तो ए बी सी को अरेंज करने के तरीके कितने थे, 6 तरीके थे। 3 चीजें लिए ना भैया, तो 3 चीजों को अरेंज करने के तरीके 3 फैक्टोरियल होते हैं। तो यहां यदि मैं इसको 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देता तो अरेंजमेंट्स खत्म हो जाते, तो ये क्या आ जाता, सिलेक्शन आ जाता। तो बेसिकली हमने क्या समझा, जो हमारा परम्यूटेशन है उसी को यदि हम अरेंजमेंट जो है, जितने आपने ऑब्जेक्ट लिए हैं उनके अरेंजमेंट से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा बच्चों, कॉम्बिनेशन आ जाएगा। तो आइए एक जनरल फॉर्मूला समझते हैं भाई कॉम्बिनेशन का। So number of combinations of n things taken are at a time. Number of combination of n different things taken are at a time. इसको बच्चों डिनोट करते हैं NCR से, C फॉर कॉम्बिनेशन। जैसे NPR होता था, P फॉर परम्यूटेशन था, ऐसे C फॉर कॉम्बिनेशन है। तो NCR का मतलब क्या होगा, N में से R को सिलेक्ट करना है, N में से R को सिलेक्ट करना है। तो ये क्या बनेगा, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इसका फॉर्मूला होता है। यदि मैं इसके प्रूफ की बात भी करूं तो बहुत ही सिंपल है भाई। NCR का मतलब क्या है, n में से r ऑब्जेक्ट्स को आपको सिलेक्ट करना है या उनके कॉम्बिनेशन बनाने हैं। अभी अभी मैंने क्या सिखाया आपको भाई, कि आप पहले अरेंजमेंट कर दो। तो n में से r को पहले आप अरेंज कर दो। तो बच्चों n में से r को आप अरेंज करोगे तो तरीके कितने बनेंगे, NPR। अब इसको डिवाइड किससे कर दो, नंबर ऑफ अरेंजमेंट से। यहां कितनी चीजें आपने लिए भैया, R ऑब्जेक्ट्स आपने लिए हैं, तो इनको अरेंज करने के तरीके कितने रहे होंगे, R फैक्टोरियल। तो इसको आप डिवाइड किससे कर लीजिए बच्चों, R फैक्टोरियल से। तो NCR बेसिकली कितना हो गया, NPR अपॉन R फैक्टोरियल। इसको आप ऐसे भी लिख के याद कर सकते हैं, NPR इक्वल टू क्या होता है, NCR इंटू R फैक्टोरियल। दोनों तरीके से आप समझ सकते हैं बच्चों बात को। यदि आपको नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालने हैं तो पहले नंबर ऑफ सिलेक्शन निकाल लो, उसको नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो होंगे उन पर्टिकुलर थिंग्स के उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो सिलेक्शन किया फिर अरेंज किया तो अरेंजमेंट्स आ गए बच्चों। या उल्टे से ऐसे भी याद रख सकते हैं, आपको सिलेक्शन निकालने तो अरेंजमेंट निकाल के उसको जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट है उन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स के उससे डिवाइड कर दो बच्चों। अब बच्चों यहां यदि मैं आगे बढ़ रहा हूं NCR वाले फॉर्मूले में, तो NPR का फॉर्मूला मुझे आता है। NPR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अब बच्चों इसके अपॉन में r फैक्टोरियल लिखा है तो r फैक्टोरियल यहां लिखा जाएगा। तो ये बच्चों फॉर्मूला आ गया NCR का। किसका फॉर्मूला बच्चों आ गया, NCR का। तो NCR NPR भैया दोनों सीख लिए, बातें सब समाप्त हो गई हैं, ठीक है ना। बस इन्हीं के एप्लीकेशन आगे चलते रहेंगे चैप्टर में। एक बहुत ही बेसिक बात समझिएगा बच्चों, NCR हो या NPR हो, इन सब के लिए पहली बात तो जो n है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू r होना चाहिए। देखो आपने क्या कहा, n में से r को आपने सिलेक्ट किया, n में से r को सिलेक्ट किया, तो n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को आपने सिलेक्ट किया है, इसका मतलब n तो बड़ा ही होगा ना r से, या ज्यादा से ज्यादा बराबर हो सकता है। दूसरी बात, यहां जो n है या r है वो बेसिकली नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट होंगे वो तो होल नंबर हो सकते हैं, होल नंबर में हो सकते हैं। तो यहां जो हमारा n होता है वो बेसिकली नेचुरल नंबर होता है और r होल नंबर होता है। अब r में होल नंबर हमने क्यों कहा कि भाई
आप ऐसा भी तो कह सकते हो आपने एक भी नहीं लिया, n में से आपने एक भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं किया। ठीक है बच्चों, तो r होल नंबर हो सकता है लेकिन n क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। बच्चों यहां कुछ दो बेसिक बातें वो आपको मैं बता देता हूं। जैसे एक जो चीज है NC0 का मतलब क्या है कि आपके पास n ऑब्जेक्ट है और आपने उनमें से एक भी सिलेक्ट नहीं किया। अब बच्चों n में से आपने एक भी सिलेक्ट नहीं किया, इसके कितने तरीके होंगे, ये बेसिकली समझना तो बड़ा मुश्किल है कि मैथमेटिकल कैसे इसको समझा जाए कि आपने कोई सिलेक्शन तो किया ही नहीं, तो तरीके कितने होंगे। तो इसके लिए विद्वानों ने क्या कहा, भाई n में से आपने कोई भी सिलेक्ट नहीं किया। जब भी हम कोई सिलेक्शन कर रहे हैं तो सिलेक्ट करना और सिलेक्ट ना करना, तो सिलेक्ट ना करना भी तो एक तरीका हुआ ना। आपके सामने n ऑब्जेक्ट हैं, आपने उनमें से कुछ नहीं लिया, तो ये भी एक तरीका है। और कुछ लेते उसके अलग अलग तरीके हो सकते थे। तो यदि आप कुछ भी सिलेक्शन नहीं करते हैं, n में से कोई भी ऑब्जेक्ट आप नहीं लेते हैं, तो उसको भी क्या माना गया है, उसको एक माना गया। एक ऐसा तरीका होगा जब आपने कुछ भी नहीं लिया। एक बच्चों NCN है, ये तो बेसिकली आप समझ सकते हैं n ऑब्जेक्ट हैं और आपने सारे के सारे सिलेक्ट कर लिए, सारे ही ले लिए, तो इसका तो कितना तरीका होगा, इसका भी एक ही तरीका होगा। सारे के सारे ऑब्जेक्ट लेने का भी एक ही तरीका होगा। बेसिकली समझो ना यार, जैसे माने आपके पास 3 लेटर्स हैं A B और C, आपके कहा इन तीनों को ले लो आप, भाई तीनों को लेना तो एक ही बात हुई ना, A B C ले लिया, काम खत्म। तो कितना तरीका हुआ, एक तरीका हुआ। बस ये NC0 याद रखना, NC0 मतलब 1 होता है। मान लीजिए आप कुछ भी नहीं सिलेक्ट करते तो उसको भी क्या माना गया है, एक तरीका माना गया है बच्चों। ठीक है जी बच्चों, एक चलो छोटी सी बात और बता देता हूं, फिर आगे बढ़ते चलते हैं। NCN का एक बार फॉर्मूला लिखिए भी, NCN 1 होता है तो समझ में आ गया, 3 ऑब्जेक्ट है, तीनों के तीनों लेने हैं, तो एक ही तरीका ना हुआ। तो NCN को यदि मैं ये वाले फॉर्मूले से लिखता हूं तो ये क्या बन जाता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल और इज इक्वल टू 1। अब तो देखो ये n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, तो बचा है 1 अपॉन n माइनस n हो गया 0, तो 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। सो 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। तो बच्चों 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 के इक्वल होता है। याद रखिएगा, बहुत ही छोटी सी बात है, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 के इक्वल होता है बच्चों। आओ बच्चों और डिस्कशन करते हैं। आज बेसिक डिस्कशन इसका बच्चों जारी है, बाकी क्वेश्चन वगैरह तो होंगे ही। अब और सिलेक्शन के बारे में थोड़ी सी बात मैं समझता हूं। जैसे देखिएगा बच्चों, मेरे पास 3 लेटर्स हैं, वही वाले A B और C, A B और C। आपने कहा कि इन जो 3 ABC हैं, इनमें से कोई 2 आप सिलेक्ट कर लो। क्या कर लो, सिलेक्ट कर लो 2 एलिमेंट्स को। तो आपने कहा कि भैया मैंने A और B सिलेक्ट कर लिए, मैंने B और C सिलेक्ट कर लिए और मैंने A और C सिलेक्ट कर लिए। क्या कहा गया था कि 2 एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर लो। अब यदि आपको ये कहा गया होता कि किसी एक एलिमेंट को आप रिजेक्ट कर दो, किसी एक एलिमेंट को आप रिजेक्ट कर दो, एक को छोड़ दो। अब देखो ध्यान से समझना बात को, आपको कहा कि नहीं 2 को सिलेक्ट कर लो, या आपको कहा कि नहीं एक को रिजेक्ट कर दो। 2 को सिलेक्ट कर लो या एक को रिजेक्ट कर दो, मतलब सेम हुआ कि नहीं हुआ। भाई 3 ऑब्जेक्ट हैं, आपको कह रहे हैं इन 3 में से कोई 2 ऑब्जेक्ट ले लो आप, तो आपने A B B C ये ले लिए। अब आपको कहें 3 में से किसी एक को छोड़ दो आप, तो हम कहते हैं हमने C छोड़ दिया, मतलब A और B ले लिए, A छोड़ दिया B और C ले लिए, B छोड़ दिया A और C ले लिए। बच्चों बात समझ में आई ना। तो रिजेक्ट करने के लिए यहां C या A और ये B बच्चों। तो ध्यान से समझिएगा, यहां आपने क्या किया, 2 को सिलेक्ट किया, यहां एक को रिजेक्ट किया, यहां सिलेक्ट किया है 2 एलिमेंट्स को और यहां रिजेक्ट किया है एक एलिमेंट को। ठीक है बच्चों। अब मैं उल्टा आपको कहता हूं, उल्टा करो। अब मैं कहता हूं कि आप एक को सिलेक्ट करो, इन 3 में से किसी एक को सिलेक्ट करो। तो आप कहोगे या तो मैं A लूंगा, या तो मैं B लूंगा, या तो मैं C लूंगा। अब जब मैं आपको कह रहा हूं किसी एक को रिजेक्ट करो, तो भी आप यही कह रहे हैं कि इनको ऐसे रिजेक्ट कर दो, सिलेक्ट करो तो भी आप यही कह रहे हैं ऐसे सिलेक्ट कर लो। मतलब बेसिकली आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि नंबर ऑफ सिलेक्शन और नंबर ऑफ रिजेक्शन दोनों का मतलब सेम ही है।
नंबर ऑफ सिलेक्शन और नंबर ऑफ रिजेक्शन सेम ही होते हैं बच्चों। याद रहे कि नहीं बात? देखिए क्या कहना चाह रहा हूं, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग, इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना भी, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर थिंग्स आउट ऑफ n different things, number of ways of selecting r things out of n different things is equal to number of ways of rejecting r thing out of n different things। तो ये बेसिक इंपॉर्टेंट बात है भाई, सिलेक्शन या रिजेक्शन दोनों के तरीके सेम ही होते हैं। अब भाई बच्चों इससे मुझे क्या पता चलता है, जैसे मान ली मेरे पास n ऑब्जेक्ट हैं, n ऑब्जेक्ट हैं, उनमें से हमने r सिलेक्ट किए, तो तरीके कितने हुए, NCR, n में से r सिलेक्ट करने के जो तरीके होते हैं उसको NCR कहते हैं। अब यदि आपको यह कहता है कि भाई आपने r ऑब्जेक्ट्स को रिजेक्ट कर दिया, अरे r को रिजेक्ट कर दिया तो सिलेक्ट किसको किया, सिलेक्ट बाकी बचे हुए को किया, तो कितनों को सिलेक्ट किया, n-r को सिलेक्ट किया। जब आप कहते हैं हमने r ऑब्जेक्ट्स को रिजेक्ट किया तो इसका मतलब n-r को सिलेक्ट किया, और दोनों के तरीके सेम ही होते हैं, इसका मतलब NCR इज इक्वल टू NC-n-r, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन नंबर ऑफ वेज ऑफ रिजेक्शन इक्वल होते हैं बच्चों। ये फॉर्मूला डायरेक्टली भी समझ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं भाई NCR का मतलब n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल, फॉर्मूले को फील कर लो भैया, ऊपर n फैक्टोरियल आना है, नीचे r फैक्टोरियल आना है, और फिर ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करना है, ये इधर वाले का वैल्यू कहा। अब दूसरे वाले का जो वैल्यू है वो बेसिकली क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल, फिर इससे मैं इसको माइनस करूंगा और माइनस करके r फैक्टोरियल आएगा। देखो सेम टू सेम है कि नहीं, दोनों बिल्कुल बराबर हैं। तो क्या याद हुआ रे, NCR इक्वल टू NC-n-r, NCR इक्वल टू NC-n-r, इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। अब बच्चों यहां से एक और इंपॉर्टेंट बात, NCX इफ लिख दो भैया, इफ NCX इज इक्वल टू NCY, if NCX is equal to NCY then X is equal to Y और X plus Y is equal to N। बच्चों अरे भाई X equal to Y तो बहुत ही सिंपल है, ऊपर N है, नीचे वाला सेम हो गया तो वैल्यू सेम ही आना है। अब X plus Y equals to N कहां से आया, वो यहां से आया है, NCR equal to NC-n-r होता है, तो इसको मैं NC-n-y लिख सकता हूं, तो x इक्वल टू n-y, तो x प्लस वाई इक्वल टू n, ये भी बच्चों याद रखिएगा। वैसे हमने जब एक बेसिक थोड़ा सा सीखा था NCR के बारे में, तो वहां हमने आपको इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों सॉल्व करा दिए थे। बच्चों NCR जो हमने लिखा है उसको लिखने के एक दो तरीके और होते हैं, वो भी आपको बता देता हूं। जैसे बच्चों NCR है, इसको कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं C और यहां n और यहां r, मतलब सेम ही होता है, ऐसे लिखो एक ही बात है। या कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं C और आगे ब्रैकेट में n r, इसका मतलब भी सेम होता है बच्चों। और एक नोटेशन इसका ये है, ये जरूर याद रखने का है, इसमें ऊपर यहाँ n लिख देता है और नीचे r लिख देता है और ऐसे ब्रैकेट सा बना देता है, इसका मतलब भी NCR होता है बच्चों। तो NCR के ये सब नोटेशन है बच्चों, इनको आप याद रखिएगा, स्पेशली इसको याद रखिएगा। कई बार जब पेपर में मान लीजिए आ गया है, बच्चा सोचता है बीच में से डिवाइड का साइन हट चुका है, ये एक्चुअली में n/r लिखा होगा, तो ये n/r नहीं बच्चों, ये पता है क्या होता है, ये NCR होता है। क्लियर भाई? चलो तो भाई मतलब तो आप समझ गए, सिंपल सी बात क्या समझिए आपने, यदि n में से r ऑब्जेक्ट अपने को सिलेक्ट करने हैं तो तरीके कितने होंगे, NCR, और NCR का फॉर्मूला क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल। बच्चों आइए अब क्वेश्चन बच्चों करते हैं, एक दो छोटे मोटे बहुत ही आसान क्वेश्चन बच्चों इससे होते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है हाउ many different teams of
7 players, how many different teams of 7 players can be chosen from 10 players, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। कुल मिला के 10 प्लेयर्स आपके पास हैं बच्चों, तो उनसे 7 प्लेयर्स की टीम कितने तरीके से बनाई जा सकती है। बच्चों आप क्वेश्चन में आपको अपने आप समझना हुआ करेगा कि इसमें आपको सिलेक्शन करना है कि आपको अरेंजमेंट करना है। बच्चों बेसिकली आप समझिए, जब आप टीम बनाते हैं तो वहां सिलेक्शन तो हो रहा है, 10 प्लेयर्स है उनमें से 7 की आपको टीम बनानी, तो आपको बेसिकली क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करना है तो कितने तरीके हो गए, 10C7, 10 में से 7 को सिलेक्ट करना है। वैल्यू क्या बनेगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल को लोगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 3 इंटू 2। 7 फैक्टोरियल कैंसिल बच्चों, और इसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये वैल्यू आ गया 120। बहुत ही सिंपल है सिंप्लीफाई करना, इससे इसको कैंसिल करना, इससे इसको कैंसिल करना, तो 120 बच्चों आ गया है। तो ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन आप भाई कर सकते हैं, बहुत आसान होते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। क्वेश्चन को भैया जैसा आपने बताया स्टार्टिंग में, इस चैप्टर में क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन समझ गए तो सॉल्व हो जाता है। जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो समझ लेना आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया एक्चुअली में उसने पूछा क्या गया है, और जिस काम के भी तरीके आपसे पूछे गए हैं वो काम कैसे होना है आपको ये समझ नहीं आ रहा, ठीक है ना, तभी आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। नहीं आपको ये समझ में आ गया कि जो पूछा गया है क्वेश्चन में वो पर्टिकुलर वर्क किस तरीके से होगा, तो उसके आप नंबर ऑफ वेज भी फाइंड कर लेंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कहां है, इफ देयर आर 20 persons in a party and if each two of them shake hands with each other, how many handshakes happen in the party, ये देखो जी कितना सीधा सिंपल क्वेश्चन है। तो भाई कुल मिलाए क्या कहा, 20 लोग हैं टोटल, और हर 2 आदमी हैंडशेक करते हैं एक दूसरे से, तो कितने नंबर ऑफ हैंडशेक्स इसमें होंगे ये आपको बताना है। तो बच्चों बेसिकली आपको ये समझना है हैंडशेक के लिए आपको करना क्या होगा। एक हैंडशेक के लिए आपको कितने लॉग चाहिए, आपको 2 आदमी चाहिए, 2 आदमी के बीच में ही, जो 2 लोग होंगे उनके बीच में ही हैंडशेक होगा। तो बेसिकली आपको करना क्या है, जो टोटल 20 लोग हैं उनमें से आपको 2 को सिलेक्ट करना है। जितने तरीके से आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं उतने ही हैंडशेक्स होंगे। तो क्या होगा भाई, ये आप बच्चों बन जाएगा ना 20C2, इसका वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे, बहुत आराम से कर सकते हैं। 20 इंटू 19 अपॉन 2, ये बच्चों 190 आ जाएगा। अब मैं आपको ये पैसे ही समझा देता हूं, ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होता, समझना बहुत जरूरी है भाई। ये कैसे हमें समझ में आया कि 2 लोगों को हमें सिलेक्ट करना है, भाई ऐसे समझिए, माने हमारे पास 3 लोग हैं A, B और C। अब आपको कहा गया कि इनमें नंबर ऑफ हैंडशेक्स आप फाइंड करें, तो क्या करेंगे आप, ऐसे तो देखेंगे ना भाई किसने हाथ मिलाया, A और B ने मिलाया, तरीके देखो ध्यान से, A और B ने हाथ मिलाया तो एक हैंडशेक ये हुआ। फिर कौन मिलाएंगे, A और C, एक ये हुआ, और फिर कौन मिलाएंगे, B और C, एक ये हुआ। तो बेसिकली आपने जो लिखा है AB, AC, BC, ये क्या है, अरे भाई आपने 3 में से 2 को सिलेक्ट ही तो किया है। बात क्लियर हुई कि नहीं। तो एक्चुअली आपको जितने नंबर ऑफ सिलेक्शंस होंगे उतने ही नंबर ऑफ हैंडशेक्स होंगे। तो इसलिए 20 लोगों में से हमें 2 लोगों को सिलेक्ट करने के तरीके निकालने हैं, और वो तरीके होंगे 20C2, जिसका वैल्यू आएगा 190।
तो नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने होंगे 190 बच्चों। क्लियर बात हुई भी। तो सवालों को ऐसे समझना है धीरे धीरे। यदि मैं बेसिक बात करूं भाई, हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सीख तो सब लिया है, अब जो मेनली चीजें हैं वो इनका एप्लीकेशन ही आपको सीखना है कि किस तरीके से क्वेश्चंस में इनको अप्लाई करना है और खूब सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन करने हैं। अब इनमें भी क्या होता है बच्चों, जैसे ये चैप्टर बहुत वाइड होता है तो डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, तो किसी भी चीज के तरीके आपसे पूछे जा सकते हैं भाई, तो इसलिए इसमें कैटेगरी भी बना दी जाती है भाई, इस टाइप के क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले तो हम जनरल क्वेश्चन थोड़े करेंगे, बाद में कैटेगरी वाइज भी क्वेश्चन बना दिए जाएंगे। भाई आपको ग्रुप बनाने हैं तो कैसे क्वेश्चन होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन वाले कैसे क्वेश्चन होंगे, इस तरीके से बहुत सारे इसमें अलग अलग पार्ट्स आप बना सकते हैं। लेकिन वो सब का बेसिक जो कंसेप्ट है वो क्या है, वो यही है एनसीआर और एनपीआर बच्चों। क्लियर बात हुई जी। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम थोड़े और क्वेश्चन करेंगे, इस सिलेक्शन से मतलब कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन करेंगे, बेसिक क्वेश्चन होंगे। और अब आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, अपना जो चैप्टर है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन उसके सभी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है ना भाई, कर सकते हैं, सारा चीज ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, इन्हीं से सब रिलेट होना है। फिर भी हम टॉपिक वाइज भी आगे इनको कराएंगे आपको। ठीक है ना, जैसे मान लो सर्कुलर परम्यूटेशन कैसा होगा, कोई अलग चीज नहीं है, वो उसी जो नॉर्मल परम्यूटेशन होता है उसी से समझना है। ठीक है ना, अब एट ए टाइम आप समझ पाए नहीं पाए, इसीलिए उनको अलग अलग करके सीखना होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम थोड़े और क्वेश्चन करते हैं कॉम्बिनेशन के, और मेहनत से पढ़ते रहिएगा।